आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम पेपर 2 के यूनिट 3 के अंतर्गत ब्रिटिश कालीन भारतीय शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत आज जो विस्तार पूर्वक चर्चा होगी उसका मुख्य विषय है हंटर आयोग यानी भारतीय शिक्षा आयोग 1982-83 के मूल्यांकन का। यानी आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम हंटर आयोग का मूल्यांकन करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने हंटर आयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों का सविस्तार चर्चा प्रस्तुत किया है। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम हंटर आयोग की मूल्यांकन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वुड घोषणा पत्र 1854 के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा के इतिहास में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, परंतु शिक्षा विषयी नीतियां जो थी उसको लेकर भारतीय प्रबुद्ध व्यक्ति, भारतीय बुद्धिजीवी व्यक्ति क्षुब्ध थे। उनमें असंतोष की भावना बढ़ती जा रही थी। इसी क्रम में हम देखते हैं कि अंग्रेजों की अन्य नीतियों के कारण 1857 में जो क्रांति हुई यह अत्यंत प्रभावी रही। यानी हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की शिक्षा नीति को छोड़कर उनकी अन्य नीतियों से भी भारतीय क्षुब्ध थे और उनकी अन्य नीतियों से क्षुब्ध होने के कारण ही 1857 की क्रांति का विस्फोट हुआ। जनता का आक्रोश 1857 की क्रांति के रूप में बाहर आया। इस तरह हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों का जो शासन था उसका स्वरूप बदल गया। महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित की गई। इस तरह से कई अनन्यकारी परिवर्तन दिखे और इसी क्रम में हम देखते हैं कि भारतीय शिक्षा से संबंधित जांच परख करने के लिए हंटर महोदय के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है जो भारतीय शिक्षा का निरीक्षण करे और कहाँ क्या आवश्यक है इसका सुझाव प्रस्तुत करे। हम यूं कहें तो हंटर आयोग वुड घोषणा पत्र का पुनरावृत्ति था, लेकिन फिर भी हंटर महोदय ने एक लंबे समय तक इसका अवलोकन किया और उस अवलोकन के संदर्भ में अवलोकन के उपरांत कई महत्वपूर्ण बातों का सुझाव दिया जो कि हम पहले जान चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि उनका जो सुझाव था, उनका जो प्रस्ताव था वह किन किन मामलों में अच्छा था और किन किन मामलों में दोषपूर्ण था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हंटर महोदय जो थे वह शिक्षा के प्राथमिक स्तर को मतलब बहुत विस्तृत ढंग से उसमें सुधार चाहते थे और प्राथमिक शिक्षा को वह सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं या फिर उच्च कक्षाओं में एडमिशन के लिए नहीं बल्कि इसको जन साधारण की शिक्षा बनाने पर अंग्रेजों को सुझाव दिए कि इसमें हमें अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए। और इस संदर्भ में हम गुण की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के विषय में हंटर आयोग का सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण था।
इन सुझावों के बाद से ही प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति हुई और देश भर में प्राथमिक विद्यालयों का जाल सा बिछ गया। हंटर महोदय का यह सुझाव भारतीयों के शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रभावशाली प्रतीत हुआ, जिसके आधार पर प्राथमिक शिक्षा का ढांचा मजबूत हुआ। शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को सौंपने का सुझाव देकर आयोग ने भारतीय शिक्षा का उपकार किया, क्योंकि इससे व्यक्तिगत रूप से लोगों ने बड़ी संख्या में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की, जिससे शिक्षा की प्रगति बड़ी तेजी से हुई। यानी हम कह सकते हैं कि दोष के अंतर्गत हम इसी बात को अगर देखते हैं तो सरकार जो है शिक्षा से मुक्त हो गई। लेकिन अगर इसी बात को हम गुण के अंतर्गत देखें तो वह यह सामने आती है कि भारतीय जो है वो शिक्षा को अपने अंडर में पाकर उसका चरम विकास किया और निजी योगदान बहुतायत रूप से हुए। तो प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विषयों को स्थान देकर उसे व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी बनाया। यानी व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में वुड महोदय ने भी अपनी घोषणा पत्र में भारतीयों को पढ़ाने के लिए, भारतीयों को शिक्षित करने के लिए अनुशंसा की थी, परंतु हंटर महोदय ने व्यवहारिक विषयों को प्राथमिक कक्षाओं में उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर यह एक चमत्कारिक कार्य किया। ये व्यवहारिक विषय थे भौतिक विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, बही खाता इत्यादि। ये क्या था? इससे था कि बच्चे जो हैं वह प्रारंभ से ही इन विषयों का भली भांति अध्ययन करेंगे और हम तमाम अध्ययनों के उपरांत ये बात तो लगभग समझ ही गए हैं कि भारत में जितने भी अंग्रेज अधिकारी आए और उनकी जो शिक्षा से संबंधित नीतियां थीं वह यह थी कि भारतीयों को सेवक बनाया जाए, अंग्रेजी सरकार का कर्मचारी बनाया जाए और इसी क्रम में वे अपना प्रयास जारी रखें। और हंटर महोदय का जो यह सुझाव था कि प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक विषयों को लागू किया जाए, उनके पाठ्यक्रम में चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, कृषि, बही खाता जैसे व्यवहारिक विषयों को डाला जाए जिससे बच्चे पढ़ें। और आगे जाकर उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में वैसे व्यक्तियों को वरीयता दी जाए जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की हो, यानी निम्न पद के जो नौकरियां थी उनमें व्यक्ति की अर्हता के रूप में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले व्यक्तियों को ही वरीय माना गया। इस प्रकार मैकाले महोदय की भी दूरदर्शिता थी, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनका यह प्रयास अत्यंत सराहनीय रहा। हंटर महोदय माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को सम्मिलित करके शिक्षा में व्यवहारिकता और उपयोगिता का समावेश किया। हंटर महोदय अपने सुझाव में कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम हैं वह कोर्स अ और कोर्स ब में विभाजित होने चाहिए। कोर्स अ वैसे विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो और कोर्स ब असाहित्यिक होना चाहिए जिसको पढ़कर बच्चे व्यवसायिक बने,
व्यवसाय के रूप में उनका जो मन मस्तिष्क है वह उभर कर सामने आए। इस प्रकार हम कहेंगे कि ये जो उनका कॉन्सेप्ट था, तो माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को सम्मिलित किए और वे भारतीय विद्यार्थियों को, भारतीय युवाओं को व्यवसाय की ओर भी शिक्षा के माध्यम से उनका रुख जो है मोड़ने का प्रयास किया। देसी शिक्षा के संदर्भ में भी हंटर महोदय के विचार अत्यंत सराहनीय हैं, क्योंकि उन्होंने देसी शिक्षा और देसी विद्यालयों के जीर्णोद्धार के विषय में जो सुझाव दिए वो अति उत्तम थे। उन्होंने देसी विद्यालयों के विकास के लिए सरकार को अनुदान देने की बात कही, उनमें पढ़ा रहे शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात कही। यानी हम देखें तो इस देसी विद्यालयों के संदर्भ में हंटर महोदय जो थे चहुमुखी विचार प्रस्तुत किए, यानी उसका संपूर्ण विकास करने की बात कही। वहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों को अनुदान दिया जाए, पढ़ा रहे शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, उसके अर्थ के लिए आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें अनुदान दिया जाए, उनके पाठ्यक्रम में कोई छेड़छाड़ न किया जाए। इस प्रकार कोई भी एक बातें ऐसी नहीं थी जो देसी विद्यालय एवं देसी पाठ्यक्रम, देसी शिक्षा को अवरुद्ध करे। यानी हंटर महोदय की सारी बातें देसी शिक्षा के विकास के संदर्भ में अति उत्तम थी। आयोग ने भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में मिशनरियों के एकाधिकार को समाप्त करके भारतीय शिक्षा का बहुत बड़ा हित किया। ये भी महत्वपूर्ण बात थी उनके प्रस्तावित सुझाव का। इस संबंध में सबसे पहले हंटर महोदय ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा संस्थाएं एवं ईसाई मिशनरियों की शिक्षा संस्थाओं में कोई भेदभाव न किया जाए। सभी तरह की स्कूलों के लिए सहायता अनुदान समान होना चाहिए। यानी चाहे वो मिशनरियों द्वारा संचालित स्कूल हो या फिर भारतीयों द्वारा संचालित स्कूल हो, दोनों के लिए अनुदान की जो शर्तें थी वह एक समान होनी चाहिए। शिक्षा के प्रसार के लिए हंटर महोदय ने कहा कि अगर भारत में हम शिक्षा का प्रचार चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि इस कार्य को भारतवासियों के हाथ में सौंपा जाए, न कि ईसाई मिशनरियों को। हंटर महोदय ने अगर कहा कि इस कार्य के लिए अगर किसी को प्रोत्साहित करने की बात हो तो हम भारतीयों को ही प्रोत्साहित करेंगे, ईसाई मिशनरियों को नहीं। हंटर आयोग की महत्वपूर्ण बातों के अंतर्गत हम गुणों का अवलोकन कर रहे हैं और इसी क्रम में हम देखेंगे कि आयोग की जो सिफारिशें थीं, इसके परिणाम स्वरूप ही स्त्रियों, हरिजनों, पिछड़ी जातियों, आदिवासियों, पहाड़ी जातियों तथा मुसलमानों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला और उसका व्यापक रूप से प्रचार व प्रसार हुआ। सबसे पहली बार इनको नामित करके इनके शिक्षा से संबंधित बातों का आग्रह किया गया, सुझाव प्रस्तुत किया गया और यह हंटर आयोग की बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। गुणों की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आयोग ने भारतीय शिक्षा के सभी पक्षों पर गंभीर अध्ययन किया और सारगर्भित सुझाव प्रस्तुत किया। वुड घोषणा का पत्र भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और यह एक सुव्यवस्थित ढांचा था जो भारतीय शिक्षा को निरंतर आगे बढ़ाता रहा और
इसका परोक्ष या अपरोक्ष रूप में अनुकरण किया ही जाता रहा, थोड़े बहुत सुझावों के साथ, थोड़े बहुत परिमार्जन के साथ। आयोग ने निम्न राजकीय पदों पर कम पढ़े लिखे व्यक्तियों की नियुक्ति की संस्तुति करके जनसाधारण को शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। कॉलेज के छात्रों के नैतिक उत्थान हेतु उनको प्रकृति धर्म तथा मानव धर्म के सिद्धांतों से अवगत कराने का जो सुझाव दिया, यह भी अत्यंत सराहनीय था। आयोग द्वारा शिक्षा के भिन्न भिन्न स्तरों हेतु पृथक पृथक उद्देश्यों के निर्धारण से पाठ्यक्रम निर्माण में अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई। यानी हम देखते हैं पाठ्यक्रम के संदर्भ में तो हंटर महोदय जो थे, प्राथमिक शिक्षा का संगठन कैसा हो, उसका आर्थिक प्रबंधन कैसा हो, उसके पाठ्यक्रम का निर्माण कैसा हो, इन सभी बातों पर वे बहुत जोर दिए थे। यानी प्राथमिक शिक्षा का जो बेस होना चाहिए उनके अनुसार काफ़ी मजबूत होना चाहिए। तो इस संबंध में भी उनके जो सुझाव थे वह अत्यंत महत्वपूर्ण थे। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम सबसे पहली बार उन्होंने मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को बनाया। आयोग ने यह भी महत्वपूर्ण सुझाव दिया। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जिन विषयों को सम्मिलित करके उसे व्यवहारिक बनाया, यह भी सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण था। आयोग ने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की बात कही, जो कि अत्यंत सराहनीय था। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्त्री शिक्षा को देखिए, चाहे पिछड़ों की शिक्षा हो, मुसलमानों की शिक्षा हो, XYZ, लेकिन हंटर महोदय ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्ति का सुझाव दिए, जो निसंदेह ही सराहनीय है, क्योंकि वो समझते थे कि भारत का जो समाज है वह पुरुष प्रवृत्त है, पुरुष प्रधान है। इसलिए महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जो समाज है आर्थिक रूप से बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वह निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात किए। मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु आयोग द्वारा उनकी शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता, मुस्लिम शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना, छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा एक सुनिश्चित संख्या में तय करने का सुझाव दिया, जो अवश्य ही सराहनीय है, अवश्य ही प्रशंसनीय है। आयोग ने पिछड़ी जातियों, पहाड़ी जातियों तथा आदिवासी शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु भी सारगर्भित सुझाव प्रस्तुत किए, जो अत्यंत सराहनीय है। प्रसिद्ध विचारक नरुल्लाह इमाम नायक जो थे, उन्होंने आयोग के गुणों की सराहना अपने शब्दों में किया और कहा कि आयोग की जांच के फलस्वरूप भारत में महान शैक्षिक जागृति हुई और उसके मुख्य निर्णयों का 1902 तक भारत की शिक्षा नीति पर प्रभुत्व रहा। हंटर आयोग में विद्यमान इन तमाम गुणों के बावजूद भी हम यह नहीं कह सकते कि इस आयोग और आयोग की जो सिफारिशें थी या जो सुझाव था वह दोष मुक्त था। तो आयोग के कुछ सुझाव तथा सिफारिशें दोषपूर्ण थी, जिसकी चर्चा हम अब करेंगे। तो आयोग ने अत्यंत सरलता से सरकार को शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय के उत्तरदायित्व से मुक्त कर इसके प्रचार एवं प्रसार को
अवरुद्ध किया, यानी निजी निकायों के हाथ में सौंप दिया गया और सरकार जो थी अपना पल्ला झाड़ लिया। आयोग ने व्यक्तिगत शिक्षा संस्थाओं को राजकीय शिक्षा संस्थाओं की अपेक्षा कम शुल्क लेने जैसा अव्यवहारिक सुझाव दिया। ये बिल्कुल ही बात तर्कसंगत नहीं थी कि जब उनका सुझाव था कि शिक्षा को सरकार से मुक्त कराया जाए, शिक्षा का उत्तरदायित्व निजी संस्थाओं पर होना चाहिए और निजी संस्थाएं यानी व्यक्तिगत शिक्षा संस्थाओं को राजकीय संस्थाओं की अपेक्षा कम शुल्क लेने का सुझाव दिए, जिससे उनका जो आर्थिक संतुलन है वह सही ढंग से बना नहीं रहेगा। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपकर इसका बहुत बड़ा अपकार किया। आयोग द्वारा शिक्षा को व्यक्तिगत हाथों में दिए जाने से शिक्षा की गुणवत्ता का ह्रास हुआ। ये जो संस्थाएं थीं अपने अपने हिसाब से इसको चला दी। आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों हेतु सहायता अनुदान का आधार परीक्षा फल रखा, जिससे शिक्षा गौण तथा परीक्षा प्रमुख हो गई और इस परीक्षा रूपी अर्हता को दिखाने के लिए ये जो विद्यालय थे उसका जो उपयोग, परीक्षा का जो उपयोग है कई गलत रूपों में किया जाने लगा। आयोग ने अनिवार्य निःशुल्क तथा सार्वभौमिक शिक्षा के विषय में कोई भी क्रांतिकारी सुझाव नहीं दिया। सार्वभौमिक शिक्षा में सब आते हैं, यहाँ निःशुल्क शिक्षा की बात सिर्फ स्त्री शिक्षा के संबंध में कही गई थी, यानी हम शिक्षा को जन साधारण के लिए बनाना चाहते हैं तो कोई क्रांतिकारी सुझाव देना चाहिए था। आयोग ने मुस्लिमों हेतु पृथक मुस्लिम विद्यालय, पृथक प्रशिक्षण महाविद्यालय इत्यादि खोलने का सुझाव देकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा प्रदान किया। जाति विशेष के स्कूल, उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी और उनमें पढ़ाने वाले शिक्षक ये सब अलग थलग बने और इस सुझाव के माध्यम से भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। आयोग ने स्थानीय निकायों को शिक्षा हेतु पृथक कोष बनाने का सुझाव तो दिया, पर यह सुझाव अपूर्ण था। कोष किस प्रकार बनाया जाए तथा व्यय की क्या नीति हो, इस विषय में कोई सुझाव नहीं दिया। आयोग ने राजकीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा विषय पर तटस्थता की नीति अपनाकर आध्यात्मिकता को आघात पहुंचाया था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण दोष था उनके सुझाव का, उनके सिफारिश का। आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में यूरोपीय शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को वरीयता प्रदान करने का सुझाव दिया था, जो कि निहायत ही दोषपूर्ण था, क्योंकि भारत में भी ऐसे शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कम न थी जो उच्च शिक्षा में बच्चों को शिक्षित कर सके। आयोग ने ज्ञान प्राप्ति की अपेक्षा परीक्षाओं पर अत्यधिक बल दिया, जो चिंताजनक था, क्योंकि इस प्रकार का किताबी ज्ञान प्राप्त बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होगी। वर्ष 1889 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन ने कहा था कि मुझे डर है कि यह बात हमें खुद से छिपानी नहीं चाहिए कि हमारे विद्यालय और महाविद्यालय वर्तमान गति से भारत के युवाओं को शिक्षित करते रहें तो हमें वर्तमान समय से भी अधिक यह शिकायत सुनने को मिल सकता है
कि हम प्रत्येक वर्ष अधिक संख्या के ऐसे युवकों को तैयार कर रहे हैं जिनको हमने बौद्धिक शक्तियाँ प्रदान की है, जो एक प्रशंसनीय बात है, लेकिन जो उनके लिए व्यर्थ की बात है, क्योंकि जिन लोगों ने यह शिक्षा पाई है उनके कार्यों का इस देश में अभाव है। यानी इस प्रकार की शिक्षा लैंसडाउन के अनुसार बेरोजगारी उत्पन्न करने वाली शिक्षा थी। तो ये भी जो शिक्षा से संबंधित अनुशंसा थी, जो सुझाव थे, हंटर महोदय का दोषपूर्ण था। और हम बात करें शिक्षा के ऊपर व्यय करने की बात, तो इस सुझाव में शिक्षा के ऊपर व्यय करने की बात नहीं कही गई, पर्याप्त व्यय करने की बात, जिससे क्या हुआ कि जन साधारण की शिक्षा की जो मांग थी उसकी पूर्ति नहीं हुई। वुड घोषणा पत्र में मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत को हटाकर जन साधारण को शिक्षित करने के लिए ही जन साधारण की शिक्षा की बात कही गई, लेकिन वह बहुत प्रभावी नहीं रहा। परंतु हंटर महोदय के आज्ञा पत्र में या फिर सुझाव में, सिफारिश में ये जो बात थी उस पर पर्याप्त धन खर्च करने की बात नहीं कही गई। तो आयोग ने व्यक्तिगत विद्यालयों को राजकीय विद्यालयों की अपेक्षा कम फीस लेने की बात कही, ये भी गलत था। आयोग ने देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए कोई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत नहीं किया था। और आयोग ने प्राथमिक स्तर पर अनुदान के लिए परीक्षा प्रणाली का सुझाव दिया, जिससे शिक्षा में परीक्षा मुख्य हो गई और शिक्षा गौण रह गई। किसी तरह से अंक हासिल करना है, किसी तरह से इन प्राग्रेन परीक्षा बढ़िया, परीक्षा फल बढ़िया दिखा देना है और अनुदान ले लेना है, यही एकमात्र शिक्षा का उद्देश्य रह गया। माध्यमिक शिक्षा के लिए भारतीय शिक्षा का माध्यम अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी को रखकर आयोग ने मातृभाषा की उपेक्षा की। मुसलमानों की शिक्षा देकर यहाँ देश में फूट का बीज बोया। ये सब जो बातें थी, यह हंटर आयोग की दोषपूर्ण बातें थी। आयोग ने हरिजन और पिछड़ी जातियों के बालकों के लिए अलग से स्कूल खोलने और उनमें जहां तक संभव हो उन्हीं की जातियों के शिक्षकों को नियुक्त करने का सुझाव देकर वर्ग भेद को बढ़ाने का कार्य किया। ये तो अंग्रेजों की प्रारंभ से नीति रही है, फूट डालो और शासन करो। तो आयोग ने जो मुसलमानों की शिक्षा को लेकर फूट का बीज बोया और उसी का भयंकर परिणाम भारतीयों ने झेला, जो आज हमारे सामने भारत और पाकिस्तान बनकर सामने खड़े हैं। तो ये अंग्रेजों का ही देन था। महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षित भारतीयों को प्राथमिकता देने की संस्कृति के परिणाम स्वरूप महाविद्यालयों में उच्च वर्ग के व्यक्ति ही नियुक्त हुए। इससे भारतीयों में हीन भावना का प्रादुर्भाव हुआ। आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों पर डालने की जो संस्कृति की, उसे शिक्षा के क्षेत्र में व्यर्थ ही प्रतिद्वंदिता की भावना पैदा हुई। स्थानीय निकायों को शिक्षा के लिए अलग कोष बनाने की संस्तुति तो आयोग ने की, लेकिन यह कोष कैसे बनाया जाए और किस प्रकार इसे खर्च किया जाए, इस संबंध में कोई सुझाव नहीं दिए गए, जिससे अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। शिक्षा को स्थानीय निकायों और व्यक्तिगत हाथों में सौंपने से शिक्षा की गुणवत्ता में अत्यंत ह्रास हुआ। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि
भारतीय शिक्षा आयोग की जो सिफारिशें थी, जो सुझाव था, उसका अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष यही निकलेगा कि इसके सुझावों में कोई नवीनता नहीं थी, अपितु यह वुड घोषणा पत्र का पुनरावृत्ति था। बसु महोदय ने तो कहा कि आयोग ने लगभग उन्हीं सिद्धांतों की पुनरावृत्ति की जिनको वर्षों पूर्व वुड के आदेश पत्र में स्वीकार किया गया था। उससे उन सिद्धांतों में से कुछ को केवल विस्तृत कर दिया और कुछ पर यत्र तत्र थोड़ा सा बल डाल दिया गया। प्रारंभ में भी हम बता चुके थे कि वुड का जो हंटर महोदय का जो घोषणा पत्र था, वह वुड घोषणा पत्र की पुनरावृत्ति थी, थोड़े परिवर्तन के साथ, थोड़े परिमार्जन के साथ, थोड़े सुझावों के साथ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयोग ने जो सुझाव दिए अत्यधिक गहनता से, जो जिसका प्रभाव अत्यंत दूरगामी हो, लेकिन आयोग के सुझावों को सरकार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और लगभग अगले 20 वर्षों तक, यानी 1882 से 1902 तक आयोग के सुझावों ने भारतीय शिक्षा के प्रत्येक अंग को प्रभावित किया। और इस संदर्भ में टी.एन. सेक्योरा महोदय अपने शब्दों में विचार प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि अपने सब सुझावों के लिए आयोग हार्दिक सहायता का पात्र है। यदि आज भारतीय शिक्षा प्रणाली के विषय में इतने अधिक असंतोष का अनुभव किया जा रहा है, तो इसका कारण यह है कि 1882 में निर्धारित की जाने वाली शिक्षा नीति के मुख्य अभिप्राय का अनुसरण नहीं किया गया है। जैसा कि हमने अभी बताया कि अगले 20 वर्ष तक, यानी 1882 से 1902 तक, ये जो शिक्षा से संबंधित जो सुझाव था, यह भारतीय शिक्षा के प्रत्येक अंग को प्रभावित करते रहा। और इसी क्रम में सन 1825 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और देश में राष्ट्रीय जागरण जो है, तीव्र गति से इसकी भावना पैदा हो रही है। लोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तो आवाज उठी रही है, तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था से भी लोग दुखी हैं और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग कर रहे हैं। और इसी क्रम में 1889 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन महोदय का आगमन होता है और लॉर्ड कर्जन महोदय भारत के वायसराय बनकर आते हैं और यह एक महान विद्वान, कुशल राजनीतिज्ञ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे। और ये जो थे वह अपने सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन भली भांति करते थे। इसी क्रम में
शैक्षिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए कर्जन महोदय जो है वो शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन करते हैं। इसी क्रम में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 का आयोजन करते हैं। फिर उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आता है और उसके बाद हम कर्जन की शिक्षा नीतियों पर विस्तार से बात करेंगे। तो हम शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ करेंगे। फिर हम अगले वीडियो में लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति और उनके द्वारा प्रस्तावित सुझाव क्या थे, सब विस्तार चर्चा हम बाद में करेंगे, दूसरे वीडियो में करेंगे। तो देश की शैक्षिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने और शिक्षा नीति निर्धारित करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने सितंबर 1901 में शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सब प्रांतों के शिक्षा संचालक और ईसाई मिशनरियों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, लेकिन इसमें किसी भी भारतीय को आमंत्रित नहीं किया गया। यह भी मैकाले की तरह जो था, लॉर्ड कर्जन पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था और भारतीयों को तवज्जो रत्ती भर नहीं देता था। देखिए यहाँ भी उसने शिमला शिक्षा सम्मेलन में भी एक भारतीयों को आमंत्रित नहीं किया। शिक्षा के सभी पक्षों पर गंभीर विचार विमर्श किया गया और 150 प्रस्ताव पारित किए गए। इन्हीं प्रस्तावों पर लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसकी प्रमुख बातें निम्न प्रकार है। पहला है, अंग्रेज सरकार पहले की तरह शिक्षा के समस्त क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगी और भारतीय शिक्षा को निर्देशित तथा संचालित करेगी। इसमें हंटर महोदय ने क्या किया था कि उन्होंने कह दिया था कि स्थानीय निकायों को दे दीजिए, निजी संस्थाओं को दे दीजिए, लेकिन पुनः कर्जन महोदय जो हैं वो अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 की यह महत्वपूर्ण बात थी। केंद्रीय सरकार द्वारा शिक्षा नीति का नियंत्रण और संचालन किया जाएगा। और हंटर महोदय ने कहा था कि धीरे धीरे सरकार जो है शिक्षा के उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाए। लेकिन शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि केंद्रीय सरकार द्वारा शिक्षा नीति का नियंत्रण और संचालन किया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण बात था कि आवश्यकता अनुसार स्थान स्थान पर सरकारी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जाए और ये शिक्षा संस्थाएं निजी शिक्षा संस्थाओं के लिए आदर्श का काम करेंगी। यानी जो प्राइवेट स्कूल होंगे, जो प्राइवेट कॉलेज होंगे, वह सरकारी विद्यालयों का, सरकारी संस्थाओं का अनुकरण करेंगे, उन्हीं को रोल मॉडल बनाएंगे। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बात था वह यह था कि अंग्रेज सरकार शिक्षा पर पहले से अधिक धन खर्च करेगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि अर्थ का किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसके बिना सब कुछ फीका फीका रहता है। तो कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन में यह बात स्पष्ट की कि जो अंग्रेजी सरकार है वह भारतीय शिक्षा पर पहले से अधिक धन व्यय करेगी। इस सम्मेलन की कार्यवाही को पूर्णतः गुप्त रखे जाने और इसमें किसी भी भारतीय प्रतिनिधि को न सम्मिलित होने से भारतीयों के मन में चिंताएं पैदा हुई, शंकाएं पैदा हुई और यह धारणा बनी कि अंग्रेज सरकार शिक्षा को पुनः अपने हाथों में रखकर देश में पैदा हो रही राष्ट्रीय भावना को दबाना चाहती है। और ये बात भी सही थी। अंग्रेज इन के प्रकृत भारतीयों में उबल रहे राष्ट्रीय भावना को
पूर्ण रूप से दबा देना चाहते थे, जो कि संभव नहीं हुआ और भारतीयों ने स्वराज्य प्राप्त करके ही रहा। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। लॉर्ड कर्जन ने अपने शिक्षा के सुधारों में उच्च शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान की है। हंटर महोदय ने अपने शिक्षा सुझाव में शिक्षा सुधारों में प्राथमिक शिक्षा को प्रधानता दी और कर्जन महोदय जो हैं वह उच्च शिक्षा को प्रधानता दे रहे हैं। उनका विचार था कि भारतीय विश्वविद्यालयों का स्तर बहुत गिर गया है, विश्वविद्यालयों का कार्यभार बहुत बढ़ गया है, उनमें अनेक दोष पैदा हो गए हैं। जब से विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है तब से उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। अतः विश्वविद्यालयों का पुनर्संगठन करने से पूर्व यह आवश्यक है कि उनकी भली प्रकार से जांच कर ली जाए। इस उद्देश्य से उसने 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। आयोग की जांच का विषय था कि ब्रिटिश भारत में स्थित विश्वविद्यालयों की दशा एवं उनकी भावी उन्नति की जांच करना एवं उनके विधान तथा कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना तथा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को उन साधनों की सिफारिश करना जिनसे विश्वविद्यालयों का शिक्षा स्तर ऊंचा हो सके और विद्या की उन्नति हो सके। इस प्रकार आयोग ने ब्रिटिश भारत के सब विश्वविद्यालयों की सूक्ष्म छानबीन करने के बाद लगभग 6 माह पश्चात अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें विश्वविद्यालयों में सुधार करने के लिए अनेक सिफारिशें की गईं। उनमें कतिपय महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न प्रकार की हैं। सीनेट और सिंडिकेट का पुनर्गठन किया जाए, सीनेट के सदस्यों की संख्या कम कर दी जाए और उनकी अवधि केवल 5 वर्ष तक रखी जाए, सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या 9 से 15 रखी जाए और ये सदस्य सीनेट द्वारा निर्वाचित हो। विश्वविद्यालयों के विधान में इस प्रकार से परिवर्तन किया जाए जिससे कि कुछ शिक्षण कार्य कर सके। कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने के नियमों को पहले की अपेक्षा कठोर बनाया जाए। संबद्ध कॉलेजों या सिंडिकेट द्वारा समय समय पर भली प्रकार से निरीक्षण किया जाए। सीनेट में योग्य अध्यापकों और शिक्षाविदों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किए जाएं। मैट्रिकुलेशन का स्तर ऊंचा किया जाए, इंटरमीडिएट परीक्षा समाप्त कर दी जाए और स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर दिया जाए। सभी विश्वविद्यालयों की सीमाएं सुनिश्चित कर दी जाए। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया। उस अधिनियम को भी यहाँ हम देखेंगे कि उसमें क्या था। आइए हम देखते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के अंतर्गत क्या कहा गया। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 की सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक तैयार किया गया जिसे 21 मार्च 1904 को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के रूप में स्वीकार किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के कार्यक्षेत्र, संगठन आदि में अनेक परिवर्तन किए गए। अधिनियम की प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाओं को निश्चित करने का अधिकार दिया गया। विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक कॉलेजों के लिए कठोर नियम कर दिए गए और सिंडिकेट को इन कॉलेजों का निरीक्षण करने का अधिकार प्रदान किया गया। सीनेट के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 और अधिकतम संख्या 100 कर दी गई। उनका कार्यकाल 5 वर्ष
निश्चित कर दिया गया। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की सीनेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 और अन्य विश्वविद्यालयों की सीनेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 15 निश्चित की गई। विश्वविद्यालयों की सिंडिकेटों को कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई और उनमें शिक्षकों के उचित प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। सरकार के सीनेट द्वारा बनाए गए नियमों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन और संशोधन करने तथा उनके द्वारा समय समय पर नियम न बनाए जाने पर स्वयं नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। विश्वविद्यालयों के कार्य क्षेत्र को व्यापक कर दिया गया। उनको परीक्षाओं की व्यवस्था करने के अतिरिक्त शिक्षण एवं शोध कार्य करने की व्यवस्था करने का भी अधिकार दिया गया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की तरह भारतीयों ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का भी विरोध किया। इस विरोध में यह कहा गया कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की आंतरिक व्यवस्था में बहुत व्यापक अधिकार दे दिए गए हैं। विश्वविद्यालय स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। संबद्ध कॉलेजों पर नियंत्रण कठोर कर दिया गया है और उच्च शिक्षा में कोई विशेष सुधार नहीं किया गया है। यद्यपि इस अधिनियम में अनेक दोष थे, तथापि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसने विश्वविद्यालयों के संगठन, प्रशासन और कार्यविधि को व्यवस्थित और सुदृढ़ किया। इस अधिनियम के द्वारा सिंडिकेट को वैधानिक रूप प्राप्त हुआ। सीनेट पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया। विश्वविद्यालयों को सरकारी अनुदान मिलने लगा और उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन जो थे वायसराय बनकर भारत में तो आए। उन्होंने भारत में 11 मार्च 1904 को सरकारी प्रस्ताव पारित करते हैं शिक्षा से संबंधित, लेकिन उसके पूर्व शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 जो भारतीय शिक्षा का नियंत्रण किस प्रकार का होना चाहिए इस पर विचार किया गया है, इसमें जो कि 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस शिक्षा सम्मेलन में किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया था। शिमला शिक्षा सम्मेलन यूं कहें तो वह इसलिए था कि भारतीय शिक्षा का नियंत्रण किस प्रकार होना चाहिए, किसके हाथों में होना चाहिए, इन तमाम बातों का वहाँ चर्चा किया गया और इस बात को गुप्त रखा गया ताकि भारतीयों को पता न चले और इससे संबंधित वे नारेबाजी और आंदोलन ना करें। लेकिन फिर भी ऐसी गतिविधि से भारतीयों के मन में शंकाएं पैदा होने लगी। वे सोचने को बाध्य हो गए कि आखिर इसमें क्या था जो गुप्त रखा गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिक्षा को अपने हाथों में पूर्ण रूप से रखकर सरकार जो है राष्ट्रीय भावना को पूर्ण रूप से दबा देना चाहती हो। तरह तरह की बातें भारतीयों के मन में उठने लगी और इस शिक्षा सम्मेलन यानी भारतीय शिक्षा सम्मेलन 1901 की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि शिक्षा पर पहले से अधिक धन खर्च करना सरकार का, यह बात कहा गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो हंटर महोदय का जो शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव था, सिफारिश था, उसमें यह कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा को जनसाधारण के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए या
जन साधारण को लाभान्वित करने के लिए सुगठित किया जाए। यानी जब हमारा आधार मजबूत रहेगा तो मकान या दीवार स्वतः ही मजबूत बनेगा। इसलिए हंटर महोदय ने अपने प्रस्तावित सुझावों में कहा कि भारतीयों को शिक्षित करने के लिए, यानी भारतीयों के जनसाधारण को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से इसका गठन किया जाए। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि उनके सिफारिशों में प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया, उनके संगठन पर बल दिया गया, उनके पाठ्यक्रम पर बल दिया गया, उनके आर्थिक आधार पर बल दिया गया। और लॉर्ड कर्जन महोदय के शिक्षा सम्मेलन में सबसे पहले शिक्षा के नियंत्रण के संदर्भ में बात कही गई और फिर से वापस जो हंटर महोदय ने कहा था कि शिक्षा का नियंत्रण भारतीयों के हाथ में रहे और निजी संस्थाओं पर रहे, स्थानीय निकायों पर रहे, ये सीधे कहते हैं कि सरकार के हाथ में रहे भारतीयों के शिक्षा का नियंत्रण। और कर्जन महोदय का ध्यान भारत में उच्च शिक्षा को सुगठित रूप से देखना था। इस संदर्भ में उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 प्रस्तुत किए। ये जो था वह उच्च शिक्षा में सुधार को प्राथमिकता देने के लिए किया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि शिमला शिक्षा सम्मेलन कोई शिक्षा के लिए बहुत बड़ा तोहफा लेके आने वाला नहीं था। इस शिक्षा का नियंत्रण कैसा हो, शिक्षा पर खर्च किस प्रकार का हो, यही 2-3 बातें महत्वपूर्ण रूप से सामने आती हैं। और विश्वविद्यालय आयोग जो है वो उच्च शिक्षा में हो रहे सुधारों के लिए है। जो आप पहले इसमें देख ले रहे हैं कि सीनेट का गठन कैसा हो, सिंडिकेट का गठन कैसा हो, विश्वविद्यालयों की सीमाएं क्या हो, कॉलेजों को संबद्धता प्राप्त करने के लिए नियम कैसा होना चाहिए। यानी नाम से ही स्पष्ट है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 सिर्फ उच्च शिक्षा के अवलोकन के लिए तैयार किया गया। यह भी कोई भारतीय शिक्षा के लिए विशेष तोहफा नहीं थी। और इसी आयोग के आधार पर 1902 की सिफारिशों का आधार पर एक विधेयक तैयार किया गया और वह था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। इसमें कुछ बातें निश्चित की गई विश्वविद्यालयों से संबंधित, जो कालांतर में लागू की गई लॉर्ड कर्जन महोदय के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि विश्वविद्यालयों से संबंधित जो भारत में ढांचा था वह वुड घोषणा के पत्र के समय से ही प्राप्त हो चुका था, परंतु उसमें परिमार्जन करके लॉर्ड कर्जन ने थोड़ा बहुत सुधार किया और फिर उसको प्रस्तावित किया। ये विश्वविद्यालय आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इन दोनों का ही पुरजोर विरोध हुआ और विरोध के रूप में कहा गया कि इन दोनों के माध्यमों से भारतीय विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता को छीन ली गई है। जब कोई विश्वविद्यालय स्वतंत्र होकर अपनी शिक्षा से संबंधित निर्णय न लेगी तो वहाँ शिक्षा के विकास की बात करना बेवकूफ़ी है। सीनेट पहले की अपेक्षा जो था वो अधिक प्रभावशाली हो गया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सिंडिकेट को वैधानिक स्वरूप प्रदान हुआ। इन तमाम बातों के बावजूद, तमाम विरोधों के बावजूद, ये जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो था, इन दोनों के माध्यम से भारतीय उच्च शिक्षा में
भारतीय उच्च शिक्षा के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। इसके तहत सरकारी अनुदान भी मिले, जिससे भारतीय शिक्षा को, उच्च शिक्षा को स्पेशली बढ़ावा मिला। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन महोदय का भारत में वाइसराय बनकर आना, शिक्षा से संबंधित हर क्षेत्र का अवलोकन करना, इसी क्रम में शिमला शिक्षा सम्मेलन करना, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को बनाना और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को बनाना। ये कोई जो आयोग और अधिनियम था, ये भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में कोई गुणात्मक विकास करने की कुंजी नहीं थी, लेकिन इन तमाम अवलोकनों के उपरांत लॉर्ड कर्जन महोदय अपनी शिक्षा नीति यानी अपना सरकारी प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।